89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी। जी हाँ, आवाज सुनकर के तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आप सब जान चुके होंगे कि आरजे अभी आ चुका है और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा प्रोग्राम। वैसे तो जितने सारे हम प्रोमो बजा रहे हैं, बहुत सारी चीजें प्ले कर रहे हैं आपके लिए, आप समझ ही चुके होंगे हमारे इस खास कार्यक्रम के बारे में जिसका नाम है देश की शान हमारा किसान। जी हाँ, आपको बता दें कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है ये किसान भाइयों बहनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान हमारा किसान। और इस कार्यक्रम में आपको पता है, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, इसमें हम किसान की जो भी समस्याएं हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई या जो कुछ नई तकनीक है उनकी खेती की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए उन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से सरकार जब बात करती है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तो क्या कुछ नई स्कीम्स चलाई जा रही हैं हमारे किसानों के लिए, किस तरह से जो किसान हैं वो उस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये तमाम एक बड़ा हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम में चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको जो भी विषय हम चुनेंगे उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि जान है तो जहान है और यही रेडियो केजीएमयू गूंज की पहचान है। तो जब हम जान की बात करते हैं, जहान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की, है ना। और जब बात स्वास्थ्य की होती है तो हम सब जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का हम कह सकते हैं कि सीधा कनेक्शन जो है ना वो है हमारे खान पान से। और शायद यही वजह है कि आज लोग केमिकल युक्त या फिर हम कहें कि मिलावटी जो खान पान है उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। और हमारी सरकार भी हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को ऑर्गेनिक खादों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि पीएम प्रणाम योजना क्या है, इसके बारे में कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्या कुछ लाभ आपको इस योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है। ये सारी जानकारियां आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। भाई हम नहीं बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं वो बताएंगे। तो आपको ये बता देते हैं कि हमारे साथ आज कौन एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सौमित्र केश पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभी जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा करेंगे, पीएम प्रणाम। तो आज अब हम पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत कर चुके हैं, बात उस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने मिट्टी के स्वास्थ्य की बात की, सब्सिडी को कम करने की बात की कि जो हम रासायनिक उर्वरक हैं उनकी खरीदारी होती है उस पर सब्सिडी सरकार देती है, उसको कैसे कम किया जाए। जब आयात कम होगा तो जाहिर सी बात है कि सब्सिडी भी कम लगेगी। लेकिन जो हम बात जब करते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक खादें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, इसमें ये एक मकसद बड़ा हम मान सकते हैं कि सरकार का है कि आप लोग ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करें और पैदावार को बढ़ाएं। तो इस योजना का अगर हम एक सटीक मकसद देखना चाहें कि एक जो आम किसान है, गांव का रहने वाला किसान जो है, वो कैसे इस योजना से अपने आप को लाभान्वित कर सकता है। बिल्कुल, आप बहुत ही जरूरी बात कर रहे हैं कि किसान, क्योंकि लाभ जब तक नहीं होगा, हाँ। लाभ पता नहीं होगा हम कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, तब तक मजा नहीं आता है, कोई जुड़ाव नहीं होता है। तो इस पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि ऑर्गेनिक खादों का बढ़ावा देना, तो हमको दोनों चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए खाद्यान्न को पैदा करना है, उत्पादन उसका बढ़ाना है। साथ में जमीन घट रही है, मकान बन रहे हैं, रोड बन रही है, तो वहाँ जमीन जा रही है। यानी कि उत्पादकता को हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज जो उत्पादकता हम ले रहे हैं कल को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम पूरे भारत की जनसंख्या का और साथ में विश्व का, क्योंकि भारत एग्री सेक्टर में एक्सपोर्ट भी करता है। खुद भी हम आज खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण अंग हमारे किसान भाई हैं, हमारे जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे दुकानदार हैं, ये सभी लोग खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण सिपाही हैं। और हम पूरे विश्व के भरण पोषण में यानी कि खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो हमको उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन जैसे हमने भी आपसे बताया कि सब्सिडी बढ़ रही है, कैसे कर सकते हैं। तो हमको होता क्या है कि अचानक हम किसी चीज़ को कम करना चाहें तो मुश्किल है, लेकिन ये आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आज देखें रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है।
अंधाधुंध, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, कहीं कहीं किसान भाई आलू की खेती में डीएपी की मात्रा बहुत ज्यादा डालते हैं। आपके बाराबंकी में या आपका आलू के गढ़ आगरा में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में आप पता करेंगे तो आपको लगेगा कि आलू में तो ये तो जितना सरकार बताती, जितना हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो हमें किसान भाई से आप बात करेंगे तो किसान भाई को लगता है नहीं सर, हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारा उत्पादन कम हुआ तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो हमको किसान भाई को आज भी बताना पड़ेगा कि जो आप खाद प्रयोग कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करिए कि आपका उत्पादन घटे ना बल्कि बढ़े, और साथ में सब्सिडी की लागत भी कम आए। इसीलिए जो अल्टरनेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात है, यानी कि पोषण के लिए जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। आपने बढ़िया बात बताई, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत है जिसके माध्यम से हम पौधों को पोषण दे सकते हैं। पोषण में दो बातें होती हैं, एक तो हम सीधे पौधे को कौन सा पोषक तत्व दे रहे हैं, दूसरा जो रासायनिक खाद हम दिए हैं खेत में क्या पौधा ले पा रहा है। तो जो रासायनिक खाद भी हम प्रयोग करते हैं उसका पौधा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने से हमारे मिट्टी में जो लाभकारी जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, जो कि मिट्टी में पौधे को खाद को पहुंचाने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो वैकल्पिक स्रोत है उनके माध्यम से सिर्फ हम पोषण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो रासायनिक खाद हम दे रहे हैं उनका अवशोषण भी पौधा बेहतर ढंग से कर पाए, वो भी सुनिश्चित हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम योजना के लाभ लेने की बात कर रहे थे, आपने बताया कि मेन मकसद क्या है, तो इसमें जागरूकता के साथ साथ सरकार और कोई सुविधा भी जो हमारे किसान हैं उनको उन तक पहुंचा रही है। आपने जैसे हमारी चर्चा हो रही थी किसान भाई लाभान्वित कैसे हों, अभी मैंने इसीलिए पूरी बात नहीं बताई कि अभी मैंने किसान को बताया पहला लाभ तो यही है कि जो रासायनिक खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके खेत को, आपकी फसल को पूरा पहुंचे, इसलिए है। और अन्य वैकल्पिक स्रोत भी हैं जो खाद के, जो कि क्योंकि आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आज आप देख रहे होंगे नैनो यूरिया, आप सुन रहे होंगे कि नैनो यूरिया एक बोतल लाइए, एक बैग के बराबर आप भी लाभ उठाइए, यानी कि किसान भाई को पूरा बैग ढोना नहीं पड़ेगा, आप नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में नैनो डीएपी भी आ गई है। तो आज नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि एक बोतल यानी 500 ml 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त हैं। इसके साथ ऑर्गेनिक खाद में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनिक खाद आ गई हैं। जैसे ऑर्गेनिक खाद बनती कैसे है, जैसे हम लोग वैकल्पिक स्रोत में हर स्रोत का हम बेहतर उपयोग करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, क्योंकि सरकार यही चाह रही है कि हर वैकल्पिक स्रोत का बेहतर उपयोग हो, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर प्रयोग हो। तो जो शहरों में कूड़ा कचरा होता है, जैसे होटल हैं जो खाना बच जाता है, या सब्जी मंडी में जो सब्जियां फल जो बिक नहीं पाते हैं बच जाते, तो उनको आदमी कूड़े में फेंक देते हैं, तो उससे भी खाद तैयार की जाती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो खाद भले ही उस समय हमको लगे कि नहीं किसी काम का नहीं है, और वो मिट्टी के लिए अमृत होती है, जो कि बाजार में भी आपको विभिन्न नामों से, जैसे भूजीवन या अन्य नामों से भी आपको उपलब्ध है, जिसको किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में प्रेसमेड जो चीनी मिल हैं, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ पे विभिन्न चीनी मिलें हैं जिनका प्रेसमेड भी बाजार में उपलब्ध है, जिसको किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके साथ साथ ये तो हो गया ऑर्गेनिक कार्बन की बात। अब ऑर्गेनिक खादें ऐसी भी हैं जो कि आपके पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती हैं, जैसे प्रोम फॉस्फेटिक ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी खासी होती है, 10% से ज़्यादा होती है, जिसको किसान भाई फास्फेट के रूप में, यानी कि जहाँ पे डीएपी डाल रहे हैं वहाँ पे डीएपी और प्रोम दोनों को मिला के डालें, तो उससे क्या होगा कि खर्चा भी कम आएगा, बोझ भी कम होगा और उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। तो किसान भाइयों को प्रोम इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास ऐसी खाद है जो 100% हमको आयात करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में पोटास की अच्छी खाने भी नहीं है और है ही नहीं कहिए। पोटास हमको लगभग पूरा आयात ही करना पड़ता है। अभी सरकार ने प्रमोट किया है
कि जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसको विकसित किया जाए। तो हम लोग सरकार के माध्यम से पोटास ड्राइव्ड मोलेसेस यानी इसकी चीनी मिल का जो शीरा होता है उससे खाद बनाई जा रही है, जिसमें पोटास 14.5% है। तो किसान भाई जो पोटास की मात्रा है उसको रासायनिक साथ में जो हमारी ऑर्गेनिक की बात हो रही है दोनों मिला के पूरा करें तो होगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रमोट करने के लिए पारस नेचुरल पोटास के नाम से भी उत्पाद मार्केट में उतारे हैं और किसान भाई को बताया है कि देश का पोटास नेचुरल पोटास। तो क्योंकि देश को जब हमारा लगाव होगा, देश की बात आती है तो हमें सजग हो जाते नहीं, हमको जिम्मेदारी से करना है क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जब देश बड़ा, देश सशक्त रहेगा तो किसान भी सशक्त रहेगा। ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक खाद और नई जमाने की खाद। इसके बाद वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, जो जल विलयक उर्वरक जिसको हम बोलते हैं, ये 100% 100% पानी में घुलनशील होते हैं। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने से बहुत बड़ा फायदा ये है कि मान लिया हमारी मिट्टी खराब है, खराब मतलब ऊसर है, उसका पीएच ज़्यादा है, तो हम अगर खाद मिट्टी में देते हैं तो ऐसा हो सकता है पौधा उसको ले ना पाए। लेकिन हम अगर उसका छिड़काव करते हैं तो छिड़काव पत्तियों पे होता है, पत्तियों पे ले सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो पोषक तत्व पौधा मिट्टी से नहीं ले पा रहा है, हम जल विलयक उर्वरक का इस्तेमाल करा के उस पौधे को पूरा पोषण दे रहे हैं। और साथ साथ में हमारा जो मिट्टी में अगर हम बहुत ज़्यादा खाद डालेंगे तो पड़ी रह जाएगी, उसको भी कम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा वाटर सॉल्युबल जिसको जल विलयक उर्वरक कहते हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके बिना कृषि अधूरी है। जो खाद हम देते हैं पौधा तभी ले पाता है जब हमारे लाभकारी जीवाणु जो मैं बात कर रहा था उसको पौधे तक उपलब्ध कराएं। तो इसमें 3 तरीके के हमारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं। पहला होता है आपका जो बैक्टीरिया बेस्ड होता है, जिसमें जीवाणु जिसको हम बोलते हैं, जैसे एस्टोबैक्टर हो गया आपका। लेगुमिनस क्रॉप में जो राइजोबियम बैक्टर होता है, यानी कि वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को देता है। दूसरी तरफ जो हमारे तरह तरह के मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, पीएसबी, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और साथ में जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी है। तो इन बैक्टीरिया को अगर हम प्रयोग में लाएं और इनके कल्चर आपको बाजार में उपलब्ध हैं, जो हमने बताया कि बाजार में कहाँ उपलब्ध हैं। अब एक ही छत, और वो छत है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जहाँ पे सारे उत्पाद मिल जा रहे हैं। और आप एक और उत्पाद बायो फर्टिलाइजर में जो तीसरा है वो आपका माइकोराइजा और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि शैवाल। ये क्या करते हैं, माइकोराइजा मिट्टी में जो फास्फोरस पड़ा है उसको पौधे को उपलब्ध कराते हैं, नमी बनाए रखते हैं। और शैवाल का तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पे हम धान की खेती कर रहे हैं, अगर हमने एल्गी यानी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किया है तो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो हमारे आज वैकल्पिक स्रोत में हमने देखा कि एडवांस मॉलिक्यूल यानी एडवांस तकनीक पे तैयार नैनो फर्टिलाइजर हैं हमारे। अभी आपको मैंने बताया कि हमारे वैकल्पिक स्रोत क्या हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आपके बायो फर्टिलाइजर, साथ में नई केमिस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी, आपके नैनो फर्टिलाइजर, जो कि ड्रोन से भी छिड़काव हो सकता है। ड्रोन पे हम लोग अलग से पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि ये कृषि के भविष्य को, दिशा और दशा को दोनों को बदलने वाला है। तो इसको हम लोग अलग से करेंगे। इसके साथ साथ मैंने जल विलयक उर्वरक बताया जो कि 2 kg 1 एकड़ में काम हो जाता है, यानी कि 2 किलो 1.5 से 2 किलो जल विलयक उर्वरक को अगर हम 150 से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि अगर हम वैकल्पिक स्रोत करेंगे तो इससे हमारी मिट्टी भी सही हो रही है, खर्चा भी कम लग रहा है और हमारा जो सब्सिडी का बोझ है वो बहुत कम हो रहा है। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा क्योंकि केजीएमयू गूंज अब तक आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य सिर्फ मनुष्य का नहीं बल्कि पौधे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि जो यूरिया का बैग जिस पे एमआरपी लिखा होता है 266 रुपया 50 पैसा, वो उसकी जो कॉस्टिंग आती है, उसकी जो लागत आती है वो लगभग 2200 रुपये आती है। तो अगर हम रासायनिक खादों के खपत को कम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम सब्सिडी बचाएंगे, अपनी मिट्टी को भी सुरक्षित रखेंगे और मिट्टी के स्वास्थ्य को, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं ये सब कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जीवाणु संख्या को बढ़ाते हैं। तो हमारा इसमें दोहरा फायदा हो रहा है,
खर्चा भी कम हो रहा है, सब्सिडी भी कम हो रही है और साथ साथ में लाभ भी ज्यादा हो रहा है। और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहेगा, आने वाली पीढ़ियों तक वो वही स्वस्थ मिट्टी पहुंचेगी। अच्छा, जिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में आपने बात किया कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके विकल्प में क्या आप ऑर्गेनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपने एक छत बताई, वो छत के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। और क्या वो हर किसान के आसपास या गाँव में, जैसे हम बात करते हैं, हर जिले में है या कैसे है, कहाँ से वो ले सकते हैं? ये छत धीरे धीरे, क्योंकि इसकी सेवाएं, उत्पाद और साथ में सेवाओं इतनी ऊंची हैं कि ये छत अब बहुत दूर से भी दिखने लगी है। क्योंकि इस छत के नीचे आपको कृषि संबंधी जो भी उत्पाद हैं, चाहे बीज है, रसायन है या खाद है, ये आपको उचित मूल्य पे मिलती है। साथ में जो जानकारियां हैं, हेल्प डेस्क लगा हुआ है जहां पे आपको कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और हम लोग पत्रिकाएं, क्योंकि किसान भाई तो आजकल सब लोग पढ़ते हैं, पत्रिकाएं प्लस किसी उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, जैसे आजकल किसान भाई पत्रिका सभी किसान भाई पढ़ते हैं, और साथ में किसी उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी जो उसके निर्माता उपलब्ध कराते हैं, उसके लीफलेट भी रखे रहते हैं, जिससे किसान भाई पढ़ के समझ सकें कि हम जो उत्पाद ले आ रहे हैं वो कैसे काम करता है। और एक इंडोरामा ने एक नया स्टेप लिया है कि मान लिया कि किसान भाई संतुष्ट नहीं हैं, उनको लगता है नहीं इसका हम एफएम गूंज में जो साइंटिस्ट मिले थे उन तक कैसे पहुंचा जाए, तो हम लोगों ने क्यूआर कोड बनाया हुआ है जो कि हर किसान हमने क्यूआर कोड बनाया हुआ है जो हर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि पे लगाया गया है, जहां पे आप स्कैन करके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके या नजदीकी विश्वविद्यालय तक आप जा सकते हैं, जिससे वहां पे आप वैज्ञानिकों से बात करके अपनी समस्याएं बता करके बेहतर समाधान ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों की जो सेवाएं हैं वो वहाँ पे बेहतर करने के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं। जैसे वहाँ पे एलईडी लगाई गई है कि जहाँ पे किसान भाई कृषि संबंधी प्रोग्राम को देख सकते हैं और वहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था है। भारत कृषि प्रधान देश है, यह बात हम सब जानते हैं, तो किसानों के लिए अगर कभी कुछ करने का मौका मिलता है तो फिर हम अपने आप को वहाँ पर कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के ही आगे बढ़ना है, ये संकल्प रेडियो केजीएमयू गूंज भी लेता है। अच्छा, अब एक और आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे। बहुत सारे जो किसान होंगे उनके जहन में ये बात होगी कि जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक खादों की, क्या इसका इस्तेमाल जो विभिन्न फसलें हैं, किसी भी तरह की फसलें हों, वो किसी, चाहे वो रबी की फसल हो, खरीफ की हो, जायद की हो, उन सब में इस तरह के ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं? बड़े स्तर का जो किसान है वो यूज़ कर सकता है या छोटे स्तर का जो किसान है उसके लिए कोई इन सब में कुछ अंतर है? ये आपने बोला, जैसे हम लोग आज केजीएमयू गूंज जो कि केजीएमसी से जुड़ा हुआ है, और केजीएमसी स्वास्थ्य सेवाओं में अगर किसी का नाम आता है तो आदमी केजीएमसी का नाम आता है। और जब बात स्वास्थ्य की हो तो आपको पता है कि पोषण जब चाहिए तो सभी को चाहिए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, सभी को चाहिए। इसी तरीके से फसल जो भी आप उगा रहे हैं सबको पोषण चाहिए, और हर फसल को फसल के अनुसार चाहिए। यानी कि जैसे आप दलहनी फसलें हैं उसमें आपने देखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया होता है जड़ों में जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। तो लेकिन जहाँ पे ये जो वैकल्पिक स्रोत बताए गए हैं ये रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी कि हटाना नहीं है। आपको जो रासायनिक खाद सिर्फ रासायनिक खाद पे निर्भर हैं, उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उसको कम करना है। पोषण हम पूरा देंगे लेकिन स्रोत हमारे अलग रहेंगे। स्रोत आज इंटीग्रेटेड रहेगा, यानी कि एकीकृत पोषण प्रबंधन पे जा रहे हैं कि हम विभिन्न माध्यमों से पौधे को, फसल को पूरा संपूर्ण और संतुलित भोजन देंगे, जिससे फसल अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो और हेल्दी क्रॉप हो, हेल्दी प्रोड्यूस हो, जिससे उसको जो खाने वाला व्यक्ति है वो भी स्वस्थ रहे। तो हमारा इस पीएम प्रणाम का उद्देश्य है कि वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करना, क्योंकि अगर हम शहर का कचरा नहीं उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए समस्या है। जो समस्या है उसको समाधान में बदलना ही पीएम प्रणाम है। तो हम लोग विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों को, जो कि हमारे भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं, उनको हम लोग एक साथ किसान की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए ला रहे हैं। और एक बात, जैसे लाभ की बात कर रहे थे,
तो इसमें किसान को फायदा क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल सर। क्योंकि एक तो उत्पादन और लाभ होगा, लेकिन किसान को कैसे वो भाग लेगा कि इस लाभ उठाना है, तो आपका होता है कि पात्रता कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, हम उसमें भागीदारी हो सकते नहीं हो सकते हैं। कभी भी आपको कोई सूचना मतलब आपको कोई स्कीम निकलती है तो स्कीम में पात्रता की रहती है कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी स्कीम है देश की जिसमें चाहते या ना चाहते सभी लोग इसके पात्र हैं। चाहे किसान भाई हों, हमारे दुकानदार भाई हों, हमारे केजीएमयू गूंज भी इसका भागीदार है। कैसे है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो स्कीम बनाई गई है इसमें क्या मैंने बताया आपको, सब्सिडी को कम करना। जब सब्सिडी कम होगी तो इसका पैसा बचेगा। बिल्कुल। तो लेकिन भारत सरकार सिर्फ पैसा बचाना नहीं चाह रही है, वो क्या कर रही है कि जिस राज्य में से पैसा बचेगा उस राज्य को उस बचे हुए पैसे का 50% धनराशि आवंटित की जाएगी। उस 50% धनराशि का उपयोग राज्य को करना है, जिसमें से 70% धनराशि का उपयोग जो अल्टरनेट न्यूट्रिएंट बनाने वाले कंपनियां हैं, उत्पाद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विकसित करने में खर्च करेगी सरकार। यानी कि जो हमारी आवंटित राशि है उसका 70% भाग आपके जो वैकल्पिक स्रोत को बनाने वाले कंपनी उत्पाद हैं और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें सरकार खर्च करेगी, और जो 30% भाग है वो इस वैकल्पिक स्रोत को प्रमोट करने में खर्च करेगी, और साथ में जो किसान भाई इसमें भाग ले रहे हैं, एफपीओ भाग ले रहे हैं, उनको प्रमोट करने में, उनको प्रोत्साहित करने में इस राशि को खर्च करेगी। तो यहाँ पे धनराशि का उपयोग सस्टेनेबल भारत यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हो रहा है कि जो आपकी धनराशि बची है उसको हम विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूलभूत ढांचा है उसको तैयार करेंगे, जिससे ये हम इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को और बेहतर ढंग से करें। क्योंकि जितना हम कम करेंगे सब्सिडी को उतना ही पैसा बचेगा और उतना ही हम मूलभूत ढांचा करेंगे, और जब हम आयातित खाद की मात्रा को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम आत्मनिर्भर बनेंगे। किसान भाइयों, आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि हमने पार्टिसिपेट किया, हम इसमें भाग भी ले रहे हैं, लेकिन इसका लाभ कैसे निर्धारण होगा कि हमने खाद का प्रयोग कम किया है, क्योंकि आपके खेत पे देखने तो कोई नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं वो आपके IFMS डेटा, यानी कि जहाँ पे जो भी खाद बन के किसानों तक जाती हैं, सारा डेटा अंकित होता है। पिछले 3 साल का एक औसत खपत आपके राज्य की तय होगी, और इस साल आपने कितना खपत किया है, आपने मतलब आपके राज्य ने। तो आज आप अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप अपने खेत में ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने राज्य की भागीदारी बढ़ा रहे हैं आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने में। तो उस आधार पे सरकार ये पता लगाएगी कि आपके राज्य में रासायनिक खादों की खपत कम हुई है या नहीं हुई है। अगर कम हुई है तो निश्चित तौर पे आप पूरे राज्य को लाभ दिलवाएंगे। यानी कि अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग कम करेंगे, नई खादों का, नैनो यूरिया का, ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग जैसे भूजीवन मैंने बताया, या अन्य जो प्रेसमड है इनका प्रयोग करेंगे, जो पोटाश डेराइड मोलेसेस है उसका प्रयोग करेंगे, तो आप निश्चित तौर पे अपने राज्य को लाभान्वित करवा पाएंगे, जिससे वो जो आपको पैसा राज्य को आवंटित होगा वो कृषि के विकास कार्यों में खर्च होगा। और आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, लोग खाने के लिए परेशान थे, बोल रहे थे कि नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, आयात करना चाहिए। लेकिन भारत ऐसा था देश कि जो खाद्यान्न संपन्न था, बिल्कुल उपलब्ध कराया गया उन सभी को। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सर आज की इस एपिसोड में आपने दी। अब आखिरी में चलते चलते एक और आपसे बात जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई जैसे आपसे जुड़ना चाहें, जैसे जो भी एक्सपर्ट आते हैं अगर उनसे जुड़ना चाहें, तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर ताकि वो अपनी कुछ बात आपसे पूछ सकें, कुछ जानकारी अगर लेना हो तो वो ले सकें। हाँ,
बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे मन में कुछ प्रश्न रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा नहीं हुई या इसमें और सी जानकारी हमको मिल जाती तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रोग्राम अंतिम चरण में है, तो मैंने बताया किसान को फायदा कैसे होगा, लेकिन किसान जब खेत में अपनाएगा तो उसको खेत में देगा कौन? जो हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं, वो उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। इसके बारे में जानकारी देगा कौन? जानकारी देगी हमारी केजीएमयू गूंज, जिसकी जानकारी पाने के बाद हमारे किसान भाई अपने उत्पाद को लेके ऑर्गेनिक उत्पाद या जो हमारे आधुनिक नैनो खाद है, इसका प्रयोग करेंगे और लाभान्वित होंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, समाधान हो, कोई सुझाव हो, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव के आधार पे ही हम आपकी मांगों का निर्धारण करते हैं और उसी हिसाब से उत्पाद और सेवाओं को देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमारा किसान संतुष्ट होगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा देश खाद्यान्न संपन्न होगा। तो इस कड़ी में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-5244 पे फ़ोन करके अपनी बातें रख सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी किसान भाई और हमारे जुड़े हुए सभी श्रोताओं को अगर इस प्रोग्राम से संबंधित या किसी अन्य विषय पे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, सुझाव आपका है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-5244 पे फ़ोन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, 1800-180-5244। इसके अलावा क्योंकि आज की तारीख में किसान भाई भी ईमेल का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे श्रोता कर रहे हैं, तो अगर हमारे उत्पाद के बारे में, अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में या किसी संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कस्टमर ID paras@in.indorama.com अथवा शक्तिमान@in.indorama.com पे अपनी बातें लिख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा बातें हमसे साझा करेंगे, उतना ही बेहतर हम सेवाएं आपको दे पाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।